हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो आपके महिला बाल विकास के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए। इनके आंसर आपको नहीं पता है तो कौन जो पेन कॉपी लेके आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि दोबारा ये आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। और आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप लोग स्किप ना करो इन चीज़ों को। तो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं आप लोगों को, तो इससे आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्प हो सकती है और आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो सकता है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो जो राष्ट्रीय महिला बाल विकास विभाग है उसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कब? 1992 में, याद रखना है। और राष्ट्रीय महिला जो आयोग है, मतलब महिला संरक्षण अधिनियम बना था 1990 का बना था और आयोग भी 1992 में बना था। तो दोनों चीज़ें याद रखना है आप लोग इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय महिला बाल विकास जो महिला विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो महिला विकास विभाग आपको पता होता है कि आपको अगर इसका आंसर नहीं भी पता है तो कैसे लगाना है। तो महिला विभाग बनाया जाएगा तो महिलाओं की सुरक्षा से बनाया जाएगा, उनके सशक्तिकरण से बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय महिला विकास विभाग के तहत कौन सा कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो महिला सशक्तिकरण से इसमें से कौन सा कार्यक्रम है? आप सभी लोग ऑप्शन का आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला विकास विभाग के तहत महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो आप सभी इस ऑप्शन में से बताइए कि महिलाओं के लिए कौन सी योजना है जो शुरू की गई। तो आप बताइए, इसका आंसर है महिला सशक्तिकरण योजना। ठीक है, ध्यान रखना है, महिला सशक्तिकरण योजना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला विकास विभाग के किस मंत्रालय के तहत आता है? महिला जो राष्ट्रीय विकास विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, राष्ट्रीय महिला विकास विभाग द्वारा किस क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं? तो आप सभी बताइए किन क्षेत्रों में जो महिला विकास विभाग है वो योजनाएं बनाता है? तो वो केवल महिला रोजगार के लिए, महिला स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, महिला बालिकों के लिए, समग्र विकास के लिए, सभी के लिए योजना बनाने का काम करता है राष्ट्रीय महिला विकास विभाग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला विकास विभाग की प्रमुख योजना क्या है जो महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों के संरक्षण से संबंधित हैं? तो बताइए कौन सी योजना है जो महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इनका आंसर आप टिक करके बताइए। तो इसका आंसर है महिला सशक्तिकरण योजना। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय महिला बाल विकास विभाग के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? महिला बाल विकास विभाग क्यों बनाया गया? महिलाओं के रोजगार के अवसर बनाने के लिए, महिला और बच्चों के कल्याण की योजनाओं को बनाने के लिए, महिला शिक्षा में सुधार करने के लिए। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी है। ठीक है, ध्यान रखना है। राष्ट्रीय, कुछ लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम आंसर नहीं दिखाया करो, तो ठीक है नहीं दिखाएंगे, आप लोगों को आंसर कीजिए। राष्ट्रीय महिला विकास विभाग ने महिला हेल्पलाइन कब शुरू की गई थी? बताइए आप लोग कब शुरू की गई थी? ठीक है, 2013 में। ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला विकास विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आप लोग अगर नहीं पता है किसी विभाग का स्थान, तो ज़्यादातर जो नेशनल लेवल के विभाग होते हैं बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, किशोर से संबंधित, सारे कहाँ होते हैं? आपके न्यू दिल्ली में या दिल्ली में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय महिला विकास विभाग ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति पुरस्कार किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो महिलाओं के लिए नारी शक्ति पुरस्कार है तो ये शुरू किया गया था महिला सशक्तिकरण के लिए, कार्यों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, आप सभी अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए, फिर आपका आंसर टिक करिए। राष्ट्रीय महिला विकास विभाग द्वारा कौन सी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई? तो बताइए कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई? तो महिला बाल विकास, जो महिला विकास योजना है वो शुरू की गई। नेक्स्ट योजना क्या है आपकी? सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, लड़कियों को क्या देना है? शिक्षा की व्यवस्था करना है, साथ में सुरक्षा की व्यवस्था करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय महिला बाल विकास द्वारा कौन सी योजना महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करती है? तो बताइए कौन सी योजना है जो महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करती है? तो महिला सशक्तिकरण योजना है, वो आपकी जागरूक करने का कार्य करती है। जिसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला बाल विकास ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक विशेष आयोग बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? आपको पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, 1992 में ये आयोग बनाया गया था।
कुछ पाचन तंत्र से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो क्या है, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? पाचन की जो शुरुआत होती है कहाँ पर होती है, आप बताइए इसका आंसर। मुंह में, यानी ये मुख होता है आपका, वहाँ पर पाचन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है, पेट में कौन सा एंजाइम पाचन में मदद करता है? तो बताइए कौन सा एंजाइम है जो पेट में पाचन में मदद करता है? तो पेप्सिन और एचसीएल अम्ल होता है, वो आपके आमाशय में होता है, जिसके कारण भोजन पचता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। बाहर आपके जाएंगे तो कुछ जो सबसे नहीं बनेंगे वही क्वेश्चन जाएंगे, बाकी आपके जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप अपन कवर कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक से उठाए गए हैं, जो आपके एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो आप बताइए, जो वाइल जूस होता है उसका उत्पादन कौन करता है, वाइल जूस का? तो इसका जो करता है आपका लीवर, यानी जो आपका यकृत होता है वो क्या करता है, इसका उत्पादन करता है, और पित्राशय में ये जमा होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना है। पाचन तंत्र में कौन सा भाग प्रमुख रूप से पानी का अवशोषित करता है? तो बताइए कौन सा भाग है पानी को अवशोषित करता है? तो बड़ी आंत है वो पानी का अवशोषण करती है, बाकी और खनिज तत्व होते हैं हमारे शरीर में उनका, और बाकी पाचन हमारा छोटी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट का किस एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जैसे होता है उसे किस एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है? तो आंसर बताइए इसका, एमाइलेज द्वारा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है, और हमारा पाचन है मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, ध्यान रखना है। कौन सा अंग पाचन के दौरान लार का उत्पादन करता है? तो बताइए, लार मुंह से उत्पादित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। कौन सा एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है? तो बताइए कौन सा एंजाइम है जो वसा को पचा सकता है, यानी आपका फैट पचा सकता है, वो कौन सा एंजाइम है? तो वो आपका लाइपेज एंजाइम है, जो आपको फैट का पाचन कर सकता है। ध्यान रखना है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पेट में किस पदार्थ का उत्पादन होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है? तो पेट में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका मैंने बोला ना HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वही चीज़ है आपका यहाँ पर, देखो। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में कौन सा अंग से अधिकतर पोषण तत्वों का अवशोषण होता है? तो बताइए कौन सा अंग है जहाँ से पोषण तत्व अधिकतर पोषक तत्वों का अवशोषण करता है? तो वो आपकी छोटी आंत रहती है, सबसे ज़्यादा पोषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेट में भोजन को पचाने के लिए कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण होता है? तो आपका पेट में जो होता है वो कौन सा होता है, अम्ल होता है आपका HCl अम्ल, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाचन तंत्र के किस अंग में गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होता है? ठीक है, गैस्ट्रिक जो जूस है वो कहाँ पर निर्माण होता है? वो पेट में होता है, जिसे अमाशयिक जूस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाचन तंत्र में खाना किस प्रक्रिया से द्वारा टूटता है? तो बताइए, पाचन जो तंत्र होता है इसमें खाना टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन जी आपके सामने 4 हैं, इनमें से आप टिक कीजिए। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी शारीरिक और रासायनिक पाचन के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, पेट में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो बताइए इसमें से कौन सा एंजाइम है जो आपका प्रोटीन का पाचन करेगा? तो आपके ऑप्शन आपके पास है, देखो चारों ऑप्शन मैंने दिखा दिए, तो आप इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर है पेप्सिन एंजाइम होता है, वो प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का हमने देख लिया, वसा का भी देख लिया, लाइपेज। तो आप आपके पास तीनों के क्वेश्चंस आ गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा अंग पाचन तंत्र और भोजन को संग्रहित करता है? कौन सा अंग होता है जो पाचन तंत्र और भोजन को संग्रहित करता है? तो हमारा पेट ही होता है, इसका आंसर क्या है, पेट। नेक्स्ट क्या है, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो बताइए सबसे लंबा जो अंग होता है वो कौन सा है? तो बड़ी छोटी आंत है वो सबसे लंबा पाचन तंत्र में अंग होता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मानव प्रजनन तंत्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव प्रजनन में पुरुष का मुख्य प्रजनन अंग कौन सा है? बताइए। तो पुरुष का मुख्य प्रजनन अंग है वो अंडकोश होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, अंडकोश। नेक्स्ट है, महिला में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइए, महिला होती है उसमें अंडाणुओं का जो निर्माण होता है, जो अंडे का निर्माण बनता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन 4 है, इनका आंसर आपको टिक करना है। तो अंडाशय जो होता है वहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मानव प्रजनन में शुक्राणुओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो मानव जो प्रजनन है जिसमें शुक्राणु किसमें होते हैं, मेल में होते हैं, और अंडाणु किसमें होते हैं, फीमेल में होते हैं, ध्यान रखना है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो टेस्टिस में, जो आपके टेस्टिस होता है वहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, मानव शरीर में अंडाणुओं का विकास किस प्रक्रिया से होता है? तो अंडाणुओं का जो विकास होता है उसे बोलते हैं आपके ऑप्शन बताइए। ऑप्शन में पहले आप देखिए कि आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये है, मियोसिस अवस्था के द्वारा अंडाणुओं का क्या होता है, विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है मियोसिस के द्वारा। ध्यान रखना है, मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा।
मानव में गर्भधारण के लिए किस अंग में अंडाणुओं का निषेचन होता है? तो मानव जो गर्भ अंडाणुओं का निषेचन पूछ रहा है, तो ये फैलोपियन ट्यूब होता है, वहाँ पर क्या होता है? अंडाणुओं का निषेचन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जब ऑपरेशन किया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब होती है, उसी में ही गांठ लगा दी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। महिलाओं में मासिक धर्म का मुख्य कारण क्या है? अब बताइए इस ऑप्शन के अनुसार महिला में जो मासिक धर्म आता है वो क्यों आता है? तो ये ऑप्शन के आपके पास 4 है, इनका आंसर आपको टिक करना है। तो इसका आंसर है गर्भाशय परत का त्याग, यानी जब गर्भाशय परत टूटती है, यानी जो भ्रूण बना आपके शरीर में, अंडा बना, उसको जब स्पर्म नहीं मिला तो वो क्या नष्ट हो जाता है और उसके बाद वो आपकी बॉडी से निकलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मानव में निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है वे क्या कहलाती है? बताइए, जो मानव में निषेचन के अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से जो कोशिका बनी उसको क्या कहा जाता है? उसे जाइगोट कहा जाता है। ध्यान रखना है, जाइगोट। नेक्स्ट है, मानव गर्भावस्था में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? जो मानव गर्भावस्था में भ्रूण का विकास आपका कहाँ पर होता है वो आपको बताना है। भ्रूण वहाँ पर डेवलप होता है। ये ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इनका आंसर कीजिए। तो गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। प्रजनन तंत्र में पुरुष हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? आप बताइए, इसका आंसर आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर क्या होगा? तो इसका जो मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव प्रजनन में निषेचन की प्रक्रिया के बाद भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग विकसित होता है? तो बताइए, सबसे पहले भ्रूण में जो अंग विकसित होता है वो दिल और मस्तिष्क दोनों चीज़ें विकसित होती हैं, पर सबसे पहले पूछा जा रहा है भ्रूण में, तो दिल आपका हार्ड है वो आपका विकसित हो जाता है। ध्यान रखना है, हार्ड। वैसे साथ में ही होते हैं पर सबसे ज़्यादा विकसित आपका दिल ही होता है। ठीक है, महिलाओं में अंडाणुओं के रिलीज होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब बताइए, महिला होती हैं उनमें अंडाणु जो रिलीज होता है यानी बॉडी से बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास 4 है, इसका आंसर है ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आए तो आप गलत ना करके आए। मानव में पुरुष प्रजनन अंगों में कौन सा अंग शुक्राणुओं का भंडार करता है? तो बताइए कौन सा अंग है इसमें शुक्राणुओं का भंडार करता है? तो आपका ऑप्शन 4 है, इनका आंसर क्या है? आपका वीरवाहिका होती है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, वीरवाहिका। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव प्रजनन में पुरुष हार्मोन का क्या नाम है? तो पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, बाकी ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं? फीमेल में होते हैं, महिलाओं में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? गर्भावस्था में, महिला की गर्भावस्था के दौरान बच्चे में कौन सा अंग से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो कौन सा आपका होता है? गर्भनाल, यानी नाभि नाल जो होती है, यानी प्लेसेंटा जो होती है, उससे बच्चे को क्या होता है? पोषक तत्व प्राप्त होता है। महिला प्रजनन तंत्र में बच्चे का जन्म कहाँ होता है? अब बच्चे का जन्म कहाँ होता है? यानी आपका बच्चे का जन्म जो होता है वो योनि से होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे कि किशोरावस्था में शारीरिक बदलावों का प्रमुख कारण क्या होता है? शारीरिक जो बदलावों का प्रमुख कारण क्या होता है? हार्मोनल परिवर्तन होता है। ध्यान रखना है आप सभी को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था में सबसे पहले शारीरिक अंग में परिवर्तन आता है। किसमें सबसे पहले परिवर्तन आता है? तो चेहरे, त्वचा, मस्तिष्क, जननांगों, हड्डियों में। तो जननांगों में सबसे पहले परिवर्तन आता है। ध्यान रखना है, क्योंकि किशोरावस्था का प्रतीक ही जननांग हैं जिनमें आपका परिवर्तन आने लगता है। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा होता है? तो शारीरिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारण किशोरावस्था में होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसके कारण महिला और पुरुष दोनों में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो बताइए, मानसिक विकास है वो किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन आपके पास 4 है, इनका आंसर आपको टिक करना है। तो वो आपका निर्भर करेगा हार्मोनल परिवर्तन और अनुभव पर। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका? किशोरावस्था के दौरान शरीर में परिवर्तन सबसे पहले किस रूप में दिखाई देता है? तो सबसे पहले आपका जो परिवर्तन होता है, आवाज़ में बदलाव हो जाता है। लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है और लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ पतली हो जाती है। दोनों चीज़ें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है, किशोरावस्था मानसिक और शारीरिक विकास के बीच संबंध क्या है? मानसिक और शारीरिक विकास के बीच में जो संबंध है वो क्या है? आपके पास ऑप्शन है, उसका आंसर आपको टिक करना है। ये क्या है? शारीरिक विकास मानसिक विकास को प्रभावित करता है। दोनों आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरावस्था में विशेष रूप से किस अंग में सबसे अधिक वृद्धि होती है? तो बताइए, सबसे अधिक जो किशोरावस्था में वृद्धि होती है तो जननांगों में आपकी वृद्धि होती है। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में मानसिक विकास में कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव होता है? बताइए, सबसे बदलाव क्या होता है? तो ये आपका होता है समस्या सुलझाने की क्षमता आपके अंदर क्या होती है? डेवलप हो जाती है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में सामाजिक विकास के दौरान कौन सी विशेषता अधिक प्रकट होती है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक स्वीकृति की इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किशोरावस्था में एक व्यक्ति का विकास किस पर अधिक निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करेगा? शैक्षणिक और सामाजिक अनुभव हैं उन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि किशोरावस्था में युवाओं में असंतुलन की स्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी बताइए क्या कारण हो सकता है असंतुलन की स्थिति का? तो ऑप्शन नंबर बी यानी हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। नेक्स्ट है क्या है? किशोरावस्था में शारीरिक विकास का प्रमुख चरण क्या कहलाता है? तो शारीरिक विकास का प्रमुख चरण क्या कहलाएगा? आप सभी ऑप्शन का बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी यौवन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जो प्रमुख परिवर्तन है वो शारीरिक विकास को नियंत्रण करना ही हार्मोनल परिवर्तन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किशोरावस्था में मानसिक तनाव का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव जो होता है वो क्या कारण बनता है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक दबाव और पहचान की तलाश करना ये कारण हो सकता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था में युवाओं में आत्मसम्मान का विकास किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो बताइए किस प्रक्रिया के दौरान होता है? ये आपके पास ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी सामाजिक संपर्क के द्वारा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? जो आपके प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रश्न हैं जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। तो चोट लगने पर रक्तस्राव होने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? चोट को दबा यानी हम चोट को दबा लें, इससे ब्लड नहीं निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्यक्ति को बर्फ से पिलाना चाहिए, व्यक्ति को आराम लेना चाहिए, व्यक्ति को दौड़ाने के लिए, व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि जो आ नहीं रहे आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जिनमें सिर्फ हमने थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो यही इसी तरह के क्वेश्चन हैं। अगर किसी व्यक्ति को जलने की चोट लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए? जब किसी को जलने की चोट लगे यानी जल जाए तो जलने को ठंडे पानी से धोना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर जलन का वो प्रभाव है वो आपका ठंडा हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी व्यक्ति को सांस की समस्या हो तो व्यक्ति प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना चाहिए? तो आप बताइए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को आराम से बैठाने के लिए कहना चाहिए ताकि वो ब्रीदिंग सही तरीके से ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये यदि किसी व्यक्ति को अचानक दौरे यानी सीज दौरे पड़ जाएं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले करना चाहिए व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर लेटा देना चाहिए ताकि वो सांस ले पाए और उसे कोई परेशानी ना हो। जब किसी को दिल का दौरा पड़े तो उसे किस स्थिति में रखना चाहिए? उसे किस स्थिति में रखनी है? उसे सीधा बैठाकर आराम करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? सॉरी, जब किसी को दिल का दौरा पड़ना है तो क्या करना चाहिए? उसे आराम से लेटा देना चाहिए ताकि वो थोड़ा ब्रीथ कर पाए, और उसको सीपीआर देते हैं वो हमें दे देना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को हड्डी टूटने की चोट लगे तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? हड्डी को दबाना, या फिर हड्डी को स्थिर रखना, या चोट या बर्फ? नहीं, हड्डी को स्थिर, हमें हड्डी को क्या करना है? सीधा यानी स्थिर रखना है, उसे हिलाना नहीं है। अगर हिला दिया तो वो जुड़ने में प्रॉब्लम देती है। अगर किसी व्यक्ति के गले में कुछ फंस जाए तो क्या करना चाहिए? अरे गले में कुछ फंस गया तो उसे क्या पीना चाहिए? उसे उल्टा करके थापड़ मारना चाहिए। जैसे पीठ में हम तपतपाते हैं तो उसका कारण यही है, कुछ चीज़ फंस जाती है तो वो आपकी बाहर निकल आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किस व्यक्ति को सीपीआर की आवश्यकता होती है? तो बताइए जब किसी व्यक्ति को दिल का धड़का पड़ता है, धड़कना बंद हो कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं? दिल का दौरा पड़ता है तो उस समय सीपीआर दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी को सांप काटने की घटना हो तो प्राथमिक उपचार के रूप में क्या किया जाना चाहिए? तो प्राथमिक उपचार के रूप में व्यक्ति को तत्काल अस्पताल ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास आप उसे ले जाए और वो मर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जब किसी व्यक्ति को मधुमक्खी का डंक लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो डंक के स्थान पर पानी से धोना चाहिए ताकि वो डंक का प्रभाव है वो समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्या है? यदि किसी व्यक्ति को बहते हुए रक्त में जूझता पड़े तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चोट को दबाव डालना चाहिए। दबाव डालने से क्या करता है? जैसे हमें चोट लगती है, हम उसे ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ को या पैर में, जहाँ भी लगती है, तो वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये, किसी घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजा जाना चाहिए। क्यों भेजा जाना चाहिए? जब व्यक्ति को गहरी चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, तो तुरंत उसे अस्पताल भेजा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या कदम होना चाहिए? सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए आपको? उसे एक तरफ लेटा
ना और सांसों की जांच करना सबसे पहला कार्य होना चाहिए कि उसका सांसें सही से चल रही हैं नहीं चल रही हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विषाक्त पदार्थ जैसे विषैला खाद्य निगल लिया जाता है तो उसे क्या देना चाहिए, उसे तुरंत हमें अस्पताल भेजना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। कुछ जो हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम है और जो सारे एक्ट हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं, तो जल्दी जल्दी इनको भी कर लेते हैं जो आप हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है, बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु है। नेक्स्ट क्या है? बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? 21, और लड़की पूछा जाता तो 18 होती। तो हाँ, अभी आंसर क्या है? 21 है, ध्यान रखना है। ठीक है, और अपने एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है इसलिए अपन ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो अपन लोगों को अच्छे से एग्जाम को देना है, मस्त रह के बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड से देना है, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की सिली मिस्टेक हम लोग ना कर सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। अब बाल विवाह अधिनियम है, रोकथाम है, तो बाल विवाह को ही तो रोकेगा, किसी और को थोड़ी रोकेगा। ठीक है, बाल विवाह के अपराधी के लिए अधिकतम सजा क्या है? अधिकतम 7 साल की सजा उसे हो सकती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ये 2013 का अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति न्यूनतम खाद्य आपूर्ति कितनी है? 5 kg और परिवार के लिए 35 kg, ध्यान रखना है। इसमें 1 रुपये किलो आपको मोटा अनाज दिया जाता है, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो आपको चावल दी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत किसे प्राप्त लाभार्थी माना जाता है? गरीब और अत्यधिक गरीब परिवार को। अंत्योदय परिवार जिसे बोलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, आपका गरीब हो गया अत्यंत गरीब, अंत्योदय परिवार जो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महिलाओं को किस प्रकार का लाभ दिया जाता है? तो खाद्य सुरक्षा कार्ड का, क्योंकि अब महिला जो 18+ है या 18 ईयर की महिला है घर के, उसी के नाम पर क्या बनेगा? जो आपका राशन कार्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भारत में बच्चों के अधिकार को संरक्षित करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये अधिनियम कब का है? आप लोग इसे कमेंट करके आंसर बताओगे। ठीक है, ध्यान रखना है, कमेंट जरूर करना है इसका आंसर की डेट, क्वेश्चन की डेट। ठीक है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, बच्चों को किसी भी प्रकार का श्रम करने से रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो बाल श्रम निषेध अधिनियम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, बाल श्रम निषेध अधिनियम। नेक्स्ट क्या है, भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार को उल्लंघन करने पर कौन सा अधिकार लागू होता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आपका 2009 का है और 2010 में ये लागू हुआ था, 1 अप्रैल को, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पारित किया था, 2009 में पारित किया गया था, ध्यान रखना है, 2010 में लागू हुआ था। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना, 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का क्या अधिकार है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये इस मुख्य वो है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालय में प्रवेश का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और जी हमारे डीपीएसपी का किस सेक्शन में दिया है? तो डीपीएसपी का सेक्शन आपको ध्यान होना जरूरी है, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन सा सेक्शन है। और ये फंडामेंटल राइट में 21 में दिया गया है, ए में, जो आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ध्यान रखना है, डीपीएसपी का आप बताओगे कि कमेंट करके कौन सा सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक विद्यालय में बच्चों की संख्या को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो बताइए किस संख्या के आधार पर? हर शिक्षक के लिए अधिकतम 10-30 बच्चों पर एक शिक्षक होना कंपलसरी है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड थे। कुछ शारीरिक विकास से संबंधित फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए लंबाई, भार, अनुपात और संख्यात्मक परिवर्तन से माना जाता है। शारीरिक विकास कैसा होता है? परिपक्वता तक चलता है, यानी जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता है, बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक चलता है। ठीक है, फिर इसमें 3 अवस्थाएं हमने दिखती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शरीर का सर्वाधिक वृद्धि जहाँ होती है वो आपका शैशवावस्था होती है, जो 0 से 6 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 होती है, वृद्धि यहाँ पर क्या है, स्थिरता के साथ होती है। और किशोरावस्था सबसे तीव्रतम वृद्धि है, मतलब सबसे तेजी से बढ़ते हैं 12 से 19 साल के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशवावस्था के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमारे जन्म में जब बच्चा जन्म लेता है तो 3.6 kg या 7 पॉइंट का होता है। जन्म के समय लंबाई उसकी 20 इंच या 50.5 सेंटीमीटर होती है। कुल मस्तिष्क का वजन 1/4 होता है उसके शरीर का, इतना याद रखना है। हड्डियाँ उसमें 270 होती हैं, ये भी याद रखना है। मांसपेशियाँ उसमें 639 होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब बच्चे का प्रथम माह में 6 माह में जो दुगना वजन हो जाता है, 1 साल में 3 गुना वजन हो जाता है, उसको जो टोटल वजन होता है उसका। ठीक है, और आपका
जो से अंत तक बच्चे का वजन कितना हो जाता है, शैशवावस्था यानी 12 वर्ष तक उसका बच्चा, जब शैशवावस्था अंत कितनी होती है 6 वर्ष तक, तो जब तक बच्चे का वजन 18 केजी हो जाता है। साथ में शैशवावस्था के अंत तक समवायी का जन्म के साथ दोगुना हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था अंत तक जो 20 अस्थायी दांत बच्चे में आ जाते हैं, जो शैशवावस्था है उसके अंत तक हृदय की धड़कन आपकी 140 से 120 रहती है। ठीक है, और बाल्यावस्था के आते आते 100 हो जाती हैं। फिर नवजात शिशु में 40 से 60 होती हैं, ध्यान रखना है। फिर ब्रीदिंग रेट आपकी जो दी गई है, जैसे नवजात की 40 होती है, शिशु की 20 होती है, किशोर की 60 से 16 से 20 होती है, प्रौढ़ की आपकी 12 से 20 होती है। तो जल्दी जल्दी हम सभी का रिवीजन करते हैं, थोड़ा टाइम कम है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो थोड़ा दांतों के प्रकार देख लीजिए। बच्चे में 20 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अडल्ट रहता है उसमें 32 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। फिर 20 प्रकार के दांत होते हैं, 2 बार आते हैं बच्चे में दांत, और 20 प्रकार के दांत जिसमें 12 दांत जो होते हैं आपके एक ही बार आते हैं, और 8 दांत आपके वही पुराने जो दूध के दांत रहते हैं वो आपके गिरते नहीं है। सिर्फ 12 दांत हैं, वो 12 दांत हैं वो आपके क्या होते हैं, यानी एक बार आते हैं। यानी अब 20 दांत आपके पूरे गिर जाएंगे, और ये 12 दांत वो हैं जब हम बाद में हमारे जब बाल्यावस्था खत्म होती है 7 साल के बाद, उसके बाद 12 दांत आपके आते हैं। तो इस आप देख लीजिए, दांत अपने 4 प्रकार के होते हैं, इंसीलर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और बच्चे में जो दांत होते हैं प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। बाकी कौन होते हैं, इंसियर जो होते हैं 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होते, मोलर 8 होते हैं। ठीक है, और कुछ याद करने की ट्रिक है, जैसे 2102 याद कर लीजिए, तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा 4 वो बना के, तो आपको ये दांतों की संख्या काउंट कर सकते हो। ठीक है, दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है इनेमल, मतलब सबसे भारी परत होती है वो इनेमल सबसे कठोर होता है। फिर डेंटाइन इसके अंदर की परत होती है, प्रमुख भाग होता है डेंटाइन। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, 6 माह के बालक को प्रथम बार दांत दिखाई देते हैं। ठीक है, 6 माह के बालक में सबसे पहले हमें दांत दिखाई देते हैं। 12 महीने तक 8 अस्थायी दांत आ जाते हैं, और 4 वर्ष तक लगभग सभी जो अस्थायी दांत हैं हमारे 20 के 20 दांत आ जाते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था का हमने पीरियड देखा कि 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो पीरियड होता है वो आपका बाल्यावस्था होता है, और इसमें जो आपका वजन होता है 35 to 36 kg हो जाता है। हृदय की धड़कन 100 हो जाती है पर मिनट में। वहाँ पर अब जब किशोर आपका अडल्ट हो जाता है 72 हो जाती है ना, यहाँ पर 100 चलें। बच्चे की हमने 120 से 140 पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोन्स आपकी 350 हड्डियाँ होती हैं, कुल शरीर के भार का 27 से 33% भाग आपका कवर करती हैं क्या, मांसपेशियाँ। बाल्यावस्था में प्रारंभ में लड़के की जो लड़के हैं वो सबसे बड़े होते हैं लड़कियों से, जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, परंतु जो बाल्यावस्था का अंतिम मध्य उत्तर बाल्यावस्था आती है वहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से लंबी हो जाती हैं, ध्यान रखना है। और मस्तिष्क का इनका जो है 12 मस्तिष्क का जिनका वजन होता है आपके बाल्यावस्था में 1250 ग्राम होता है, और 5 से 6 साल के में दांत आपके टूटना प्रारंभ कर लेते हैं। टाइम आपको याद रखना है, 5 से 6 साल में आपके दांत हैं वो टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। किशोरावस्था में थोड़ा देख लीजिए, हृदय की धड़कन 72, यानी यहाँ पर आपकी हृदय की धड़कन नॉर्मल हो गई। ब्रेन जो गर्ल्स है उसका ब्रेन का जो वजन है कितना है, मेल है यानी लड़का है उसका 1400 ग्राम, और लड़कियों में दिमाग थोड़ा मतलब उसका ब्रेन का वजन है वो कम होता है, 1350 ग्राम होता है। ठीक है, मांसपेशियाँ कुल शरीर की कुल वजन का 45 से 50% होती हैं। हड्डियाँ जब यहाँ पर 206 हो जाती हैं, हम बोलते हैं ना कि 206 हड्डियाँ होती हैं मानव में, तो वो यही होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़की का विकास ज़्यादा होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था की बात कर पर उत्तर जैसे ही बड़ा उत्तर किशोरावस्था लगती है उसमें लड़के का विकास तीव्र हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 साल तक लड़कियों की लंबाई बढ़ती है और लड़कों का 18 साल तक। ठीक है, अक्ल डाढ़ आती है, कभी कभी ये अवशेषी अंग है, किसी में आती है किसी में नहीं आती है। जिनको नहीं आई है तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब आप डालोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाना, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो की जब आपका अपलोड हो जाएगी उसके शाम तक आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी, ताकि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं, और इसे बहुत बार आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।